Good morning to all of you. Welcome again. In the previous lecture, we discussed on the Cello foundation, bearing capacity, determination of Cello foundation, field test for the determination of bearing capacity of Cello foundation, general CL, local CL, and punching CL criteria, different types of the bearing capacity theories, etc. So now in this case we discuss on the deep foundation. So as you remember, the cello foundation, the foundation in which the width of the footing is equal to nearly equal to the depth of foundation. So at that case we said the foundation is cello foundation, but if the depth of foundation is greater than the required depth of foundation is greater than the width of the proposed footing, then we go to the deep foundation. So in other language, in the situation where the soil at a shallow depth is very pure, in order to transmit the load safely, the depth of the foundation has been increased till the suitable soil strata is met. In view of the increased depth, such foundation is called deep foundation, well foundation, pile foundation and pier foundation. सो इसको यदि हम सीधे समझें तो हमें जब किसी शॉर्ट डेप्थ पे या किसी सेलो डेप्थ पे रिक्वायर्ड सॉइल यदि हमें नहीं मिल पाती है ना, तो फिर हमें क्या करना होता है, हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि हम ग्रेटर डेप्थ पे जाते हैं। जैसे लाइक आपके पास ब्लैक कॉटन सॉइल है, काली मिट्टी है, तो ड्यू टू स्वेलिंग नेचर वो क्या करती है कि वाटर के कांटेक्ट में आने के कारण ही स्वेल होती है, एक्सपांड होती है। बट यदि हम वहाँ पर हमारा फाउंडेशन बनाते हैं तो आपकी स्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि डीपर डेप पे जाते हैं, सारी की सारी काली मिट्टी को हम एक्सकेवेट करते हैं और उस डीपर डेप पे जा कर के फिर हम हमारा फाउंडेशन प्रपोज करते हैं। तो ये आपका डीप फाउंडेशन कहलाता है। ठीक है, डीप फाउंडेशन के कुछ एग्जांपल्स है, लाइक वेल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, ये सब एग्जांपल्स है। ठीक है, अब पियर PIER, ठीक है, और पाइल, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों का कॉन्सेप्ट एक है। बट जो पाइल होती है वो स्मॉल डायमीटर की होती है। ठीक है, और जो आपका पियर्स होता है वो पियर और वेल फाउंडेशन वो लार्ज डायमीटर के हिसाब से होती है। ठीक है, इनका जो पाइल्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ड्रीमन होता है या ग्राउंड में इंस्टॉल किया जाता है, और जो पियर्स या वेल जो होते हैं उसे हम गड्ढा खोद करके एक्सकेवेशन करके और फिर संक करते हैं रिक्वायर्ड डिप पे। दोनों में जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस में यदि आपने देखा हो कि एक सर्कुलर एक सिलेंडर जो है फाउंडेशन का डिजाइन किया जाता है, तो वो सब पियर्स होते हैं या वेल फाउंडेशन होता है। उसके लिए हम एक गड्ढा एक्सकेवेट करते हैं, फिर वहाँ पे केसिंग होती है, फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जबकि पाइल फाउंडेशन में क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन को आप सीधा बना के ग्राउंड में इंसर्ट भी कर सकते हो, या फिर आप एट ए टाइम भी आप इंसिटू भी बना सकते हो। तो चलिए मैं पाइल फाउंडेशन को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल, कितने तरह की पाइल्स होती है, तो इसे क्लासिफाइड करने के लिए कई तरह के क्राइटेरियाज है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया मटेरियल एंड कंपोजिशन, फिर है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लोड, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, किस तरह का फंक्शन है, फंक्शन और एक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल। ओके, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड इट्स कंपोजिशन। तो सबसे पहले होती है आपकी टिम्बर पाइल्स, स्टील पाइल्स, कंक्रीट पाइल्स, ठीक है, और कंपोजिट पाइल्स। ये 4 तरह के मटेरियल्स के बेसिस पे सॉइल को डिफाइन किया गया। और कंपोजिट पाइल क्या कहलाती है, जो या तो कंक्रीट की बनी हो या टिम्बर की बनी हो या कंक्रीट और स्टील की बनी हो, मतलब कंपोजिट हो, एक से अधिक मटेरियल्स के मिक्सअप से यदि कोई पाइल बनती है तो उसे हम कंपोजिट पाइल कहते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली बहुत रेयरली इसे यूज़ किया जाता है। फिर यदि हम दूसरा क्लासिफिकेशन समझे तो लोड के बेसिस पे किस तरह से लोड ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक होता है आपका एंड बेरिंग पाइल, एक होता है फ्रिक्शन पाइल, और एक होता है कंबाइंड पाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आगे आपको यूज़ में आएगा जब आप बेरिंग कैपेसिटी आप पाइल फाउंडेशन निकालेंगे। तो एंड बेरिंग, फ्रिक्शन पाइल और कंबाइंड पाइल, इनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आपको एंड बेरिंग दिख रहा है, तो एंड बेरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपकी पाइल है, ठीक है, तो ये एंड बेरिंग मतलब यहाँ पे जो एंड होता है, इसको हम पाइल को किसी हार्ड रॉक पे पेनिट्रेट करेंगे, और ये क्या करेगा, जो भी लोड है इसका, ये लोड सीधा के सीधा लोड
ये इस पॉइंट से लेके इसके बियरिंग मतलब एंड बियरिंग जो एंड पॉइंट है वहाँ के पूरा बियर करते हुए इस पॉइंट यहाँ पे सीधा हार्ड रॉक पे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। यूज टू ट्रांसफर द लोड थ्रू द पाइल टिप टू ए सुटेबल बेयरिंग स्ट्रेटम पासिंग सॉफ्ट सॉइल और वाटर। सपोज ये आपकी सॉफ्ट सॉइल थी, ठीक है, तो आपने क्या करा, ये आपकी हार्ड रॉक है, तो यहाँ पे आपने पाइल इंसर्ट करी, तो ये पाइल क्या करेगी, इसके टिप के माध्यम से इस पूरी स्ट्रक्चर का लोड यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, राइट। अब सेकंड होता है फ्रिक्शन पाइल। तो जैसे फ्रिक्शन समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन इसमें इम्पोर्टेंस रखता है, तो हम क्या करते हैं कि इसको इस पाइल को इसको हार्ड स्ट्रेटर तक ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि इस फाइल का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि ये जो सॉफ्ट सॉइल है या जो भी सॉइल है, ये यहाँ पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। इसकी जो सरफेस है, इसकी सरफेस में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन के माध्यम से जो भी लोड है ये बियर किया जाता है। ठीक है, यूज टू ट्रांसफर द लोड टू ए डेप्थ इन फ्रिक्शन मटेरियल बाय मीन्स ऑफ स्क्रीन फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस एरिया ऑफ द पाइल्स। ठीक है, फ्रिक्शन पाइल आल्सो कॉल्ड अ फ्लोटिंग पाइल, दे डू नॉट रीच दी हार्ड स्ट्रेटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ऐसे फ्लोटिंग पाइल भी कहा जाता है क्योंकि ये हार्ड स्ट्रेटम तक हम नहीं इसको ट्रांसफ़र करते। ओके, गॉट इट। सो नाउ कम्स टू द कंबाइंड एंड बेरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल, जिसमें दोनों तरह की ट्रांसफरिंग वो होते हैं, लोड्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के मैकेनिज्म यदि है जिसमें एंड बेरिंग भी है और फ्रिक्शन मैकेनिज्म भी यूज़ हो रहा है, तो ये कहलाती है आपकी कंबाइंड एंड बेरिंग फाइल। ओके, फिर इसको इंस्टॉलेशन के बेसिस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं। तो इंस्टॉलेशन मतलब कैसे आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो पाइल को। तो एक होता है ड्रिवन पाइल। ड्रिवन पाइल जैसे कि जो सीधा हम बनाते हैं, बाहर कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसे ड्रिवन कर देते हैं उसको रिक्वायर्ड डेप्थ पे। Timber, steel, precast concrete piles. This is the driven pile into the position either vertical or the inclination. If the material is inclined, this is called the better or raking pile. ये सबसे important word है। यदि आपने पाइल को यदि इंक्लाइन करा है ना, इस तरह से आप यदि सपोज पाइल को इंक्लाइन इंसर्ट कर रहे हो, तो इसे आप कहते हैं बेटर पाइल या फिर रेकिंग पाइल। ठीक है, पाइल हैमर एंड पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट आर यूज इन द ड्राइविंग पाइल। कैसे हम इसको इंसर्ट करते हैं, जैसे आपकी पाइल होती है, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक यहाँ पे एक हैमर, जैसे एसपीटी में हम स्प्लिट इंपल्स स्टेपलर को इंसर्ट करते थे, तो यहाँ पे आप हैमरिंग की जाती है। तो हैमरिंग के माध्यम से ये जो हैमर है ये इसके पर्टिकुलर केप पे लोड ट्रांसफ़र करता है और ये यहाँ पे आपकी पाइल जो है वो ड्रिवाइन होती है, इस तरह से ग्राउंड में अंदर धंसती जाती है। ठीक है, अब होती है फिर सेकंड नंबर पे बोर्ड एंड कास्ट इन सीटू पाइल। तो बोर्ड एंड कास्ट इन सीटू का मतलब होता है बोर्ड, बोरिंग करना, बोरिंग गड्ढा खोदा आपने और वहीं पे आपने कंक्रीट की पाइलिंग कर दी। ठीक है, तो ये कंक्रीट पाइल्स होती है जो कि कास्ट इन सीटू होती है। ठीक है, दिस आर द स्ट्रेट बोर्ड पाइल। अंडर रिम पाइल जो होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडर रिम पाइल। जो आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है या एक्सपेंसिव सॉइल होती है, तो उसके केस में हम स्पेशल टाइप्स ऑफ फाउंडेशन का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं हम अंडर रिम पाइल, जिसमें बल्ब का हम बल्ब्स क्या होता है ये सब मैं अभी आपको बताता हूँ। रेनफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। देखें, तो ये क्वेश्चन सीट होता है। देखिए क्या होता है कि सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल है और ये आपकी ब्लैक सॉइल है। ठीक है, तो अब ये BS जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो अब क्या होता है कि इसका सॉइल का नेचर है एक्सपांसन होने का। तो बारिश होने पे ये ग्राउंड जो है, ये ग्राउंड का लेवल ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और श्रिंकिंग जब गर्मी समर होगा तो इसका लेवल ये यहाँ पे आ जाएगा। सपोज ये विंटर सीजन है तो विंटर पे इसका लेवल यहाँ पर है। तो अब ये क्या है, जो मूवमेंट हो रहा है, तो इस मूवमेंट के कारण सपोज अब यहाँ पे आप कोई फाउंडेशन को बनाते तो ये फाउंडेशन भी क्या करता है, इस फ्रिक्शन के कारण, इस स्किन फ्रिक्शन के कारण और इस अपवर्ड मूवमेंट के कारण ये भी फ्लक्चुएट होता है, ये ऊपर नीचे जाता है, इसका मूवमेंट ऊपर होता है फिर डाउन होता है। तो ये जो अल्टरनेटिव सेशन में मूवमेंट होता है, इसके कारण क्या आता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट आता है। तो इस डिफरेंशियल सेटलमेंट के कारण स्ट्रक्चर में डैमेज होता है। तो हम क्या करते हैं, एक अंडर रिम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। अभी अंडर रिम पाइल फाउंडेशन क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं कि एक तो ग्रेटर डेप्थ पे जाते हैं, सपोज हार्ड मटेरियल है ना, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से इसको, इसमें हम जो हमारा बोरिंग होगा तो उस बोरिंग में इस तरह से हम ऐसी स्पेस यहाँ पे छोड़ देंगे, एनुअल स्पेस यहाँ पे हम ऐसी इंसर्ट कर देंगे। तो इसे कहते हैं बल्ब, BULB।
तो ये बल्ब क्या करता है, ये एंकरिंग का काम करता है। एंकरिंग मतलब एक तरह से इसी पकड़ बना लेता है, ये ग्राउंड के साथ एंकर कर देता है। तो अब जब भी अपवर्ड मूवमेंट होगा तो ये अपवर्ड मूवमेंट को ये अप्रोच करेगा, ये इसको रोकेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स में होता है। इसके माध्यम से हम ब्लैक कॉटन सॉइल में मूवमेंट को रोक सकते हैं और स्ट्रक्चरल डैमेज होने को बचा सकते हैं। ओके, फिर हम आते हैं, फिर आता है आपका ड्रिवन एंड कोस्ट इन सीटू पाइल्स। ये कंबाइंड है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपका जो केसिंग होता है ना, उसे तो आप ड्रिवन कर देते हो ग्राउंड तक, ठीक है। उसके बाद फिर हम उस केसिंग को फिल कर देते हैं कंक्रीट के। मतलब ये दोनों का मिक्सचर है, मतलब इसमें कुछ पोर्शन तो है आपका जो होलो, आपने क्या करा, एक केसिंग बनाई होलो, उसको आपने इंसर्ट कर दिया, ड्रिवन कर दिया, और उसके बाद इसमें आपने कंक्रीटिंग कर दी। तो ये कहलाता है आपका कॉस्ट इन सीटू। फिर होता है जैक पाइल। जैक पाइल का मतलब होता है हाइड्रोलिक जैक के माध्यम से यदि सॉइल को हम ड्रिवन करते हैं, तो ये भी एक तरह से ड्रिवन पाइल ही है, बट हाइड्रोलिक जैक का इसमें यूज़ हो रहा है। स्क्रू पाइल, स्क्रू कर की जाती है कोई पाइल, है ना, तो ये स्क्रूड पाइल हो गई। फिर होता है फंक्शन के बेसिस पे, तो लोड बेरिंग पाइल होता है और टेंशन पाइल होता है। क्या क्या पाइल्स होती है फंक्शंस के या एक्शंस के बेसिस पे, तो देखिए कई तरह का यूज़ होता है पाइल्स का। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होता है वो होता है आपका लोड बेरिंग पाइल, मतलब हम उसे किसी भी स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज़ ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग का जो लोड है वो हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है ग्राउंड लेवल तक, तो हार्ड स्ट्रेटा तक, तो हम पाइल का यूज़ करते हैं। तो ये वाली पाइल जो होती है वो लोड बेरिंग पाइल कहलाती है। एक पर्पज़ तो इसका ये हुआ। दूसरा पर्पज़ है टेंशन और अपलिफ्ट पाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि टेंशनिंग पाइल या अपलिफ्ट पाइल यूज टू एंकर स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ओवरटर्निंग मोमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, फ्रिक्शंस गेट मोबिलाइज्ड इन डाउनवर्ड फ्रिक्शन इन द टेंशन। क्या होता है कि जैसे आपकी कोई स्ट्रक्चर है ना, अब क्या हो रहा है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आ रहा है, लाइक या पानी आ रहा है यहाँ पे। सपोज आपका डेक है, ये बंदरगाह है, पोर्ट है, तो यहाँ पे आपकी आपकी कोई पाइल है, इसको सीट पाइल भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब इस पाइलिंग आपने यहाँ पे एक सीट ली, उसको पाइलिंग कर दी है, तो अब यहाँ पे क्या एंकरिंग कर दोगे, ठीक है। तो ये पाइल का उद्देश्य केवल इतना है कि ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को अपलिफ्ट ना हो, ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से ओवरटर्न ना हो, ये गिरे ना, ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण गिरे ना। तो यहाँ पे जो एंकरिंग होती है, एंकरिंग के लिए क्या करते हैं आप, एक तरह से कोई एक ऐसा एंकर डिवाइस यूज़ करते हैं जो इसको बांधे रखता है। एक ये सॉइल है आपकी, तो सॉइल में आपने इस तरह से एंकर कर दिया। तो यहाँ पाइल का उद्देश्य लोड ट्रांसफ़र करना नहीं, बल्कि इस स्ट्रक्चर को ओवरटर्न से बचाना है। तो ये कहलाता है टेंशनिंग या अपलिफ्टिंग पाइल। ओके, फिर होती कॉम्पेक्शन पाइल, यूज टू कॉम्पैक्ट लूज ग्रेनुअल सॉइल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी। कॉम्पेक्शन पाइल का केवल एक ही पर्पस होता है कि सॉइल को कॉम्पैक्ट करना, ठीक है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना। जैसे सपोज आपके पास कोई पार्टिकल है, बहुत दूर 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 पार्टिकल्स है, ठीक है, तो आपने क्या करा, इन दूर दूर पार्टिकल्स को आपने यहाँ पे एक ऐसी पाइल को इंस्टॉल करा। तो ये पाइल क्या करेगा कि इनके बीच की जो गैप थी ये इसे कॉम्पैक्ट कर देगी, तो यहाँ पार्टिकल्स आपके इस तरह से बहुत पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पाइल का उद्देश्य केवल इसकी बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। ओके, तो इस तरह के जो पाइल्स का जो फंक्शन होता है वो कहलाता है आपका कॉम्पेक्शन पाइल। एंकर पाइल होती है, जैसे मैंने कहा कि ओरिजेंटल पुल से बचाना, सीट पाइल वगैरह ये सब एंकर पाइल होती है। फेडर पाइल होती है, यूज टू प्रोटेक्टर वाटरफ्रंट स्ट्रक्चर अगेंस्ट द इम्पैक्ट फ्रॉम द शिप्स एंड अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब फेडर पाइल क्या होती है, जैसे कि ये वाटरफ्रंट स्ट्रक्चर वही डेक होता है, तो कोई भी शिप का इम्पैक्ट यहाँ ना पड़े इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे जो पाइलिंग की जाती है वो कहलाती है आपकी फेडर पाइल। सीट पाइल भी वही होती है, कट ऑफ पाइल होती है जिसका हम यूज़ करते हैं हाइड्रोस्टिक स्ट्रक्चर में। सीट पाइलिंग होती है, सीट पाइल भी इसी तरह से सीट की तरह एक पाइल होती है लंबी। ये इसका भी पर्पस यही होता है कि ये इस तरह से इंसर्ट कर दी जाती है ग्राउंड पे, और ये इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देती है। बेटर पाइल होती है जो इंक्लाइंड होती है, इस तरह की पाइल जो वाटर फ्रंट में हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये कुछ इसके टाइप्स है, ठीक है। ये बेटर फाइल का एग्जांपल है, ये टेंशन पाइल का एग्जांपल है, जो टेंशनिंग में इसको प्रोवाइड कर रहा है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को इस तरह से एंकरिंग करके रखा हुआ है। एंकर पाइल है, ये कॉम्पेक्शन पाइल है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। फिर एक लास्ट है इसका
बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे क्या क्या होता है, इफ ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज डिस्प्लेस लेटरली और अपवर्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट पॉइंट का मतलब होता है कि जब आप इंस्टॉल करते हो तो यदि कोई बहुत ज़्यादा सॉइल आपकी डिस्प्लेस हो जाती है लेटरली और अपवर्ड, जैसे कि आपने सपोज ये सॉइल को, इस पाइल को इंस्टॉल करा, ठीक है, तो लिटरली मतलब यदि सॉइल इस तरह से इधर डिस्प्लेस हो गई, ठीक है, सॉइल इधर, ये जो सॉइल थी यहाँ पे, सॉइल इधर डिस्प्लेस हो गई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, या अपवर्ड डिस्प्लेस हो गई, ये लेवल ऊपर उठ गया, तो ये कहलाती है आपकी डिस्प्लेस पाइल। ठीक है, इन लूज सैंड द पाइल डेंसिफाई द सैंड इनटू द डिस्टेंस ऑफ 3.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइल। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जैसे कि हमने अभी कॉम्पेक्शन पाइल पढ़ी, तो कॉम्पेक्शन पाइल में हमने क्या पढ़ा कि वो सॉइल को कॉम्पैक्ट करता है, डेंसिफाई करता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अप टू 3.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइल, इतनी डिस्टेंस तक वो लूज सैंड को कॉम्पैक्ट कर देता है। ठीक है, सेंटर ऑफ पाइल से। तो दिस कॉम्पैक्शन लीड्स टू इंक्रीज द शेयरिंग रेजिस्टेंस विद इन द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये कहलाता है आपका इन्फ्लुएंस जोन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ये आपका पाइल का डायमीटर है, ठीक है, तो इसके सेंटर से इसके टोटल डी का 3.5 ऑफ डी, इतना जो एरिया है ये, इस एरिया को हम कहते हैं इन्फ्लुएंस जोन। मतलब यहाँ तक के जो पार्टिकल्स है वो इसके कॉम्पेक्टेड हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें कॉम्पेक्शन पॉइंट इंस्टॉल करनी होती है तो हम इस इन्फ्लुएंस जोन को ध्यान रखते हुए आगे हम हमारा इंस्टॉलेशन करते हैं। जैसे एक पॉइल यहाँ दी, फिर यहाँ से 3.5 मीटर तक का ये इसका एरिया है, इतना इतना एरिया सपोज इसने कवर कर लिया, फिर अगला यहाँ पे इन्फ्लुएंस जोन बनता है। ऐसा इन्फ्लुएंस जोन हम इसमें हेक्सागोनल शेप में इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सब डिस्प्लेसमेंट पाइल्स के टाइप्स होते हैं। अब कई तरह की इसमें नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स क्या होती है, तो जो डिस्प्लेस नहीं होती इंस्टॉलेशन के समय, ठीक है, उसमें वाइड्स वगैरह एक्सकेवेशन नहीं होता है, हम डायरेक्ट उसको कास्ट इन सीटू करते हैं, तो वो कुछ तरह का डिस्प्लेसमेंट उसमें नहीं होता है। जैसे बोर्ड प्री कास्ट है, कास्ट इन सीटू पाइल, नो हीविंग होती है, नो नॉउस होता है। तो ये सब इसके मतलब कुछ ना कुछ उसके, जैसे ड्रिवन पाइल्स का कुछ डिसएडवांटेज है कि भाई वो डिस्प्लेसमेंट करती है, या उसमें कहीं ना कहीं उसमें कॉम्पेक्शन भी होता है, कुछ एडवांटेज भी है। ठीक है, तो ये उनके बेसिस पे भी कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन है कि डिस्प्लेसमेंट पाइल और नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल क्या कहलाती है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पैरामीटर है आपका पाइल लोड कैपेसिटी क्या होती है और कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है। तो ये जो पोर्शन होता है इसी के बेसिस पे हम लोड कैरिंग कैपेसिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। उसके पहले ये लास्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखे हैं ये हम देख लेते हैं। इन लार्ज एंड अप टू 3 टाइम्स ऑफ द पाइल डायमीटर कैन बी मेड इन द केस ऑफ द क्लेस। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि हम क्ले के केस में यदि हम एंड बेरिंग पाइल का इस तरह से अब नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल का यूज़ करते हैं तो ये 3 टाइम्स ऑफ द पाइल डायमीटर ये डेवलप हो जाता है प्रेशर बल्ब। प्रेशर बल्ब क्या होता है, जैसे कि आपने अभी प्रीवियस सर के जितेश सर के वीडियो में देखा था कि एक स्ट्रक्चर थी जिसे उसने किसिंग साइलो का नाम दिया था। तो यहाँ पे इसके दो वो थे, यहाँ एक प्रेशर बल्ब बन रहा था, यहाँ पे एक प्रेशर बल्ब बन रहा था। ठीक है, तो प्रेशर बल्ब का मतलब यही होता है कि अलग अलग डेप्थ पे इसका प्रेशर बल्ब एक तरह से आप समझिए कि एक इन्फ्लुएंस डायग्राम है ना। जैसे सपोज ये लोड है, ठीक है, ये वर्टिकल लोड लग रहा है वी, तो इस वी लोड के कारण कितनी स्ट्रेस इस पर्टिकुलर सॉइल में जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग स्ट्रेसेस जनरेट होगी, इसके कारण ये लोड ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से मान लीजिए आपने लोड ट्रांसफ़र करा इसका, ठीक है, तो ये 1:2 में इस तरह से लोड की चीज़ की हो रही है लोड ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है कि अलग अलग डेप्थ पे और अलग अलग रेडियस पे इस लोड से यहाँ पे एक डायग्राम, तो हमने क्या करा कि एक ऐसा डायग्राम बनाया, एक ऐसा इन्फ्लुएंस डायग्राम बनाया है ना, इन्फ्लुएंस लाइन बनाई जो क्या कर रहा है कि एक ही कंटूर के पॉइंट्स को जोड़ते जा रहा है, एक ही मैग्नीट्यूड के पॉइंट को जोड़ते जा रहा है। एक तरह से इसको आप कंटूर डायग्राम कह सकते हो। सपोज ये लोड है तो यहाँ से एक ही कंटूर, एक ही, जैसे सपोज यहाँ पे 10 kP है, यहाँ भी 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 10 kP है, तो ये प्रेशर 10 kPa का जितना भी पॉइंट्स है ये सब 10 kPa का वेरिएशन शो कर रहा है। और हर एक की आर अलग है और डेप्थ अलग है। ये R/D रेशो के बेसिस पे होता है। R इज़ अ रेडियस इस सेंटर से
लोड के मैग्नीट्यूड से कितनी रेडियस पे ये है और कितनी डेप्थ पे है। तो ये सारे पॉइंट्स को जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये एक इन्फ्लुएंस डायग्राम बनता है 10 kPa का। ठीक है, इतनी स्ट्रेस मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंटूर को मैं कहीं भी मैं जाऊँगा तो मुझे 10 kPa की एक स्ट्रो मिलेगी। ठीक है, फिर मैं थोड़ा कम डेप्थ पे आऊँगा तो ये इस तरह से बनेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा डेप्थ पे जाऊँगा तो ये सब बनेगा, फिर और डेप्थ पे जाऊँगा और रेडियस पे जाऊँगा तो ये बढ़ता जाएगा। तो ये जितना लोड बढ़ता जाएगा उतना इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये एक समझाने के लिए इसमें दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये इस वीडियो में हमने देखा कि कितने टाइप्स की पाइल्स होती है, कितने पाइल्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या वेरिएशंस होता है। एक क्विक यदि हम समरी देखें तो डिपेंडिंग अपॉन दी मटेरियल कंपोजिशन, मोड ऑफ ट्रांसफ़र, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, फंक्शन, एक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ बेसिस क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम पाइल को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी की जो मेथड्स होती है या जो क्राइटेरियाज होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ओके।